नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से। यूपी में कल 7 सीटों पर उपचुनाव। सभी सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कोविड-19 के नियमों का सख्ती से कराया जाएगा पालन। सभी सीटों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना। कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन होगा। देखिए, ये चुनाव अपने आप में बहुत खास इसलिए भी है। यूपी के अगर उपचुनाव की बात करते हैं, पहली बात तो ये कि 2022 से पहले का सेमीफाइनल। दूसरी बात ये कि कोविड काल में ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, इसलिए तमाम एहतियातों के साथ में चुनाव संपन्न कराए जाएं। ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज चुनाव आयोग के सामने है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का दावा यह है कि तमाम जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, उनका पालन प्रॉपर वे में किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कल 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अमरोहा की नौगावा सादत सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट, बुलंदशहर सदर सीट, फिरोजाबाद की टूंडला सीट, कानपुर की घाटमपुर सीट, देवरिया की सदर सीट, जौनपुर की मल्हनी सीट पर मतदान होगा। जौनपुर की मल्हनी सीट पर मतदान होगा। 7 सीटों पर 3 नवंबर को होगा मतदान। अमरोहा की नौगावा सादत सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट, बुलंदशहर सदर सीट, फिरोजाबाद की टूंडला सीट, कानपुर की घाटमपुर सीट, देवरिया सदर सीट, जौनपुर की मल्हनी सीट पर होगा मतदान। मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा मतदान। कोरोना को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ होगी मीटिंग। हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, थर्मल स्कैनर, फेस शील्ड की होगी व्यवस्था। चुनाव में 24,34,000 लोग करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 13 लाख पुरुष मतदाता वोट डालेंगे। 11.5 लाख महिलाएं उपचुनाव में वोट डालेंगी। लगभग 11,30,000 का यह आंकड़ा है। उपचुनाव में 9 महिला समेत कुल 88 प्रत्याशी मैदान में है। 7 सीटों पर उपचुनाव में 1754 मतदान केंद्र हैं। 301 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 46 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती, 76 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 333 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात हैं। शांतिपूर्ण उपचुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती संवेदनशील 371 बूथों पर कराई जाएगी। वेबकास्टिंग मतदान वाले जिलों में कल रहेगा शुष्क दिवस। तो ड्राई डे है कल 7 जिलों के अंदर। 2014, 17 और 19 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जिस प्रकार से जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करके सत्ता की मलाई चाटने वाले जातिवादी और परिवारवादी दलों का सफाया किया और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों ने सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को जिस प्रकार से आत्मनिर्भर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम किया, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कल उत्तर प्रदेश में होने वाले 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। कल उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पे एक बड़ा सीटें देने जा रही है। इसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि आज की जो मौजूदा सरकार है उसने जनता के बीच में अपना विश्वास खो दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार के विरुद्ध, कांग्रेस पार्टी 50% सीटें इस उपचुनाव में जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और इनकी जो गलत नीतियां हैं, दुराचार, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, उस पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता उपचुनाव में हरा। कानपुर की घाटमपुर सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट सहित उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर कल यानी 3 नवंबर को मतदान होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन अगर पार्टियों की बात करें तो पार्टियों ने भी पूरी दमखम इस उपचुनाव में दिखा दी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी थी और लगातार वो उपचुनाव की हर सीट पर पहुंचकर उन्होंने जनसभा की और विरोधियों पर प्रहार किए। वहीं दूसरी तरफ तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर रहा। ऐसे में देखना होगा कि कल जब मतदान होगा, उसके बाद जब 10 तारीख को मतगणना होगी, तो क्या जनता उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक बार फिर विश्वास करती है या फिर कोई बदलाव के संकेत देती है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ में राहुल श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और राहुल जुड़े मेरे साथ में, मेरे सहयोगी राहुल।
क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की अगर 7 विधानसभा की बात करें जहां पर कल उपचुनाव है, उसमें तैयारियां जोर आजमाइश हमने खूब देखी। और वैसे भी कहा जाता है कि यूपी की राजनीति पूरे देश की राजनीति के लिए एक उदाहरण और मिसाल पेश करती है। इस बार भी उपचुनाव में बहुत सी तिकड़म देखने को मिली है, लेकिन ये जो तमाम दलों की ओर से अपने अपने तिकड़म लगाए गए हैं, इस बीच किसके बीच में ज्यादा जबरदस्त मुकाबला है उपचुनाव के दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि पूरी पार्टियों ने दमखम से इस चुनाव में प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ने प्रचार किया। तो दूसरी तरफ अगर अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनके जो स्थानीय नेता थे, जो एमएलसी थे, उन्होंने पहुंचकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और कहा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार 3 साल में असफल रही है। हाल पार्टी ने अपना पूरे दमखम से प्रचार किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। कल मतदान होगा, 10 तारीख को मतगणना होगी। निश्चित तौर पर साफ पता चल जाएगा कि 2022 में जनता का मूड क्या है। अगर बीजेपी पर भरोसा जताया जाएगा तो निश्चित तौर पर योगी सरकार की एक बड़ी जीत होगी कि 3.5 साल की कार्यकाल के बाद उनकी जनता उनको आज ही पसंद करी। लेकिन अगर विपक्ष पर भरोसा करती है जनता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की स्थिति पैदा होगी। अच्छा राहुल, अभी फिलहाल में जो तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दाव पेच रहे हैं, इन दाव पेच को देखते हुए क्या ये मानकर चलें कि 2022 की सियासत क्या होगी, उसका जरा सा उदाहरण अभी पेश किया गया है? क्योंकि देखिए, बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, अपनी राज्यसभा की एक सीट छोड़कर जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की। मायावती आज अपने मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रही हैं और समाजवादी पार्टी ने उससे पहले दलितों को इधर उधर बंटवारा करने के लिए कोशिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी जो अनु टंडन है उनको अपने साथ मिलाकर कांग्रेस का वोट बैंक खींचने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लगातार पार्टियां हैं जो एक दूसरे के दल में लगातार सेंध कर रही हैं। इस तरह से समाजवादी पार्टी ने पहले बीएसपी में सेंध किया, उसके बाद कांग्रेस में सेंध किया। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी एक सीट छोड़कर उसने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उथल पुथल उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी। मायावती को खुद सामने आना पड़ा सफाई देने के लिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो तमाम उसके तमाम जो केंद्र हैं उस केंद्र से होकर उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है। निश्चित तौर पर जो उपचुनाव हो रहा है उसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव में प्रचार किया, अपना दमखम झोंका। 10 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। जैसे मैंने पहले बताया था, राहुल ये कैसी रणनीति है? पिछले अगर चुनावों की बात करते हैं, बीजेपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद तो विपक्ष आमतौर पर एकजुट होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ में चुनाव लड़ता रहा, वो चाहे फूलपुर का उपचुनाव रहा हो या फिर उसके बाद में 2019 के दौरान में लोकसभा का चुनाव रहा हो। अंदर खाने कांग्रेस भी इधर उधर से समाजवादी पार्टी के साथ रही क्योंकि बसपा को ऐतराज था कांग्रेस को साथ में लाने पर। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने इधर से सेंधमारी की, उधर कांग्रेस में सेंधमारी की। दूसरी तरफ बसपा का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के प्रति और बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर बसपा के प्रति साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम रहा, सभी पार्टियों ने एक दूसरे के साथ समझौता करके अपनी स्थिति देख ली। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा सामने आई, उसके बाद से जिस तरह से दरार पड़ी, उसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बीएसपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर कर रही है। राज्यसभा सांसद जो चुनाव था उसमें एक साफ उदाहरण देखने को मिला कि किस तरह से 9 सीट जीत सकती थी, लेकिन 8 सीट के प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति उत्तर प्रदेश में वो एक दूसरे में सेंध करने, एक दूसरे को अपने साथ लेने की चल रही है। बहुत शुक्रिया राहुल पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। देखिए, राजनीति क्या है दरअसल, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने की जरूरत हमेशा से रही है और अब उत्तर प्रदेश में अलग तरह की राजनीति एक बार फिर से नजर आ रही है। जो लोग कभी साथ थे पिछले कुछ चुनावों के दौरान में, वो आज इस तरीके से एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं मानो बीजेपी से ज्यादा दुश्मनी तो इनकी आपस में हो या फिर इनका राजनीतिक मुकाबला आपस में हो। आप चाहे समाजवादी पार्टी बसपा की बात कर लीजिए, आप सपा कांग्रेस की बात कर लीजिए, बसपा कांग्रेस की बात कर लीजिए, जबकि पिछले कुछ चुनावों में सब एक साथ आकर खड़े हुए थे और सत्ता पक्ष को कोस रहे थे। लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी बदली नजर आती है। वही जौनपुर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। कल मतदान होगा और आज भी प्रचार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी अभी भी प्रचार में लगे हुए हैं। अब इसी से ही समझा जा सकता है कि 2022 को लेकर किस तरीके से पेटियां बांध ली हैं अपनी इन राजनीतिक दलों ने और इनके प्रत्याशियों ने।
सभी की साख दांव पर लगी हुई है सत्ता पक्ष की इस बात को लेकर कि 2022 से पहले अगर यहां सीट कम हुई तो सत्ता पक्ष के लिए सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे और विपक्ष कहेगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष के पास में जो आंकड़ा है वो बढ़ा नहीं और घट गया तो फिर सत्ता पक्ष के पास में अच्छा खासा मौका होगा बताने के लिए कि देख लीजिए ये जो विरोधी गाहें बगाहें सरकार को कोसते नजर आते हैं, इनकी हालत देख लीजिए कितनी पतली है। तो कुल मिलाकर दोनों ही ओर से अब खूब जोर आजमाइश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करते हैं उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद की, तो उस दौरान में मामला बिल्कुल ठंडा पड़ा था। सिर्फ बीजेपी ही सबसे आगे आकर विपक्ष को कोस रही थी, घेर रही थी, चुनाव प्रचार तमाम किया जा रहा था और विपक्ष नदारद था कहीं, भले ही दावा किया जा रहा हो कि हम चुनाव में मुख्य भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज देखिए दावे किए जा रहे, कांग्रेस कह रही कि 50% सीटें हमारे पास होंगी, समाजवादी पार्टी कह रही कि सारी की सारी हमारे पास में होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर है, मथुरा के नंद बाबा मंदिर में जो नमाज पर बवाल शुरू हुआ, उसी बवाल में मंदिर में धोखे से घुसकर 4 युवकों ने जो नमाज पढ़ी उनके खिलाफ में मामला दर्ज हो चुका है। मंदिर प्रशासन की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 153A 295 505 के तहत बरसाना थाने में FIR दर्ज हुई है। 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोग आए थे। आरोप है कि 2 लोगों ने मंदिर के सेवादारों को चकमा दिया, उनको गुमराह किया और मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी। इस तरीके से धोखाधड़ी से नमाज पढ़ना इस निगाह से देखा गया कि ये माहौल खराब करने की कोशिश है। देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बड़ा रूप धारण कर लेती हैं और उसके बाद नजर आता है कि ये सब कुछ प्रायोजित है और सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आप सोचिए एक मंदिर में आखिर क्यों नमाज पढ़ी गई? मंदिर आप घूम रहे हैं, जब आपको बखूबी पता है कि नमाज का टाइम ये होता है, तो नमाज अदा करने के टाइम पर आप मंदिर में थे, आपने वहां नमाज पढ़नी शुरू की, तो आपको पहले से पता होना चाहिए था कि आपका ये कदम विवाद को पैदा कर सकता है। तो आप बगैर किसी बात के तो इस तरह का विवाद पैदा नहीं करेंगे, या इतनी नासमझी और इतनी बेवकूफ़ी तो हो नहीं सकती कि नमाज के टाइम पर आप मंदिर में प्रवेश करें और फिर वहां नमाज पढ़ें। दूसरी बात यह कि चलिए आपने परमिशन ली होती, भाईचारे से बातचीत की होती, तो भी एक बार को समझ में आता। आप वहां गुमराह कर रहे हैं। नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि दिल्ली से 2 लोग मंदिर आए, दोनों मुस्लिम लोगों ने बगैर इजाजत के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी और अपने फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए, जो वायरल हो गए हैं। FIR में कहा गया कि इनको फोटो डालने से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। आरोप लगाए गए हैं कि ये लोग मंदिर के फोटो का दुरुपयोग न करें और कहीं इन्हें विदेशी संगठनों से कोई फंडिंग तो नहीं हो रही। ऐसे में इस मामले में जल्द ही जांच की अपील की गई है। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो, देखिए नमाज भी पढ़ी गई, चलिए यहां तक भी समझ में आता, लेकिन मंदिर में नमाज पढ़ के आप फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब और मकसद होगा? सवाल तो उठेंगे ही। और सवाल तो ये भी है कि क्या मंदिर में नमाज पढ़ाने के पीछे कोई मास्टरमाइंड है? सवाल ये भी है कि मुस्लिम युवकों ने क्यों पढ़ी मंदिर में नमाज? हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ क्यों? नंद बाबा मंदिर में किसके इशारे पर नमाज पढ़ी गई? हिंदुओं की आस्था पर हमला क्यों हो रहा है? देखिए किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। और खबर जालौन से है, जहां न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अनुज मिश्रा को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उराई में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। छेड़खानी करने पर 2 महिलाओं ने अनुज मिश्रा को जमकर पीटा था। जालौन SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। जालौन SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। न्यूज 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दरअसल ये कुछ तस्वीर हैं, ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, जिनको दौड़ा दौड़ाकर ये महिला पीट रही है और एक और लड़की साथ में, वो कह रही है कि बस अंकल अब और नहीं। और उसके बाद जबरदस्त दनादन जूते चप्पल पड़ रहे हैं। यहां पर भी साहब मान नहीं रहे हैं, यहां पर भी छीना झपटियां चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह सब प्रायोजित है, कांग्रेस की छवि को खराब करने की साजिश है। अब बताइए इसको क्या कहा जाए?
देखिए, कल दोपहर एक वीडियो वायरल हुआ था थाना कोतवाली उरई क्षेत्र जिला जालौन में, जिसमें अनुज मिश्रा हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे। एफआईआर उसमें दर्ज हो गई थी, छेड़खानी में उन पर आरोप लगे थे। कल ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आज उनकी गिरफ्तारी करके संगम नगरी में चलाई जा रही ई मुखबिर योजना से अपराधियों की कमर ढीली हो गई है। पुलिस की इस महत्वपूर्ण योजना से अपराधी अपराध करने से अब डर रहे हैं। लोगों को इस योजना से उनका नाम न खुल जाने का डर लगता है। अब देखिए, जो पहले डर नहीं था, उस योजना से अब उनका नाम न खुल जाने का डर भी नहीं, इसलिए लोग पुलिस से आसानी से शिकायत कर रहे हैं। प्रयागराज पुलिस की अनोखी कार्यशैली पर प्रयागराज के कप्तान सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से बातचीत की हमारे संवाददाता वैभव कपूर ने। जरा देखिए। प्रयागराज में ई मुखबिर सेवा की योजना का शुभारंभ किया गया है। जी हां, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे इस योजना की शुरुआत की गई है, जिससे लोग सीधे पुलिस से संपर्क करके अगर कोई कानूनी सलाह भी लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं, और अगर कोई आपराधिक किस्म की चीज़ें भी हो रही हैं उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरा क्या योजना है और ये कार्य कैसे धरातल पे लाया जाएगा। थैंक यू। बेसिकली जो हमारी एक पहल है हमारी तरफ से, वो जनता से जुड़ने की, जनता की सेवा करने की पहल है, ताकि हम जनता से वो सारी सूचनाएं ले सकें जो उनके जीवन को प्रभावित करती है, ख़ास तौर से जहां पर उनको पुलिस की हेल्प की ज़रूरत है। इस क्रम में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं पब्लिक के पास जो नहीं जानते किस प्लेटफॉर्म पर, किस फोरम पर दिया जाए। इसके अलावा उनको सुरक्षा को लेकर के भी उनको डर रहता है कि कहीं उनका नाम और पता न चल जाए बाहर। इन सब चीज़ों से उनको आश्वस्त कराते हुए एक नंबर हमने दिया है, जिस नंबर पर वो लोग अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करा सकते हैं या इन्फॉर्मेशन लिखित रूप में भी दे सकते हैं, या फिर उसका वीडियो भी या फ़ोटो भी भेज सकते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर से मिशन शक्ति के इस समय में, जबकि हमने देखा है कि महिलाएं अपनी बात को प्लेटफॉर्म पर जाकर के, पुलिस स्टेशन पर जाकर के या डायल 112 पर भी कई बार नहीं कह पाती हैं, या किन्हीं सामाजिक कारणों से, सामाजिक दबाव आप जानते हैं जिस तरह के हैं, उनमें अगर नहीं बोलना चाहती हैं, नहीं बताना चाहती हैं कि वो उनके साथ क्या हो रहा है, छोटी मोटी घटना भी सही, अगर वो हमें इन्फॉर्म कर देती हैं हमारे जो ई मुखबिर प्लेटफॉर्म पर, तो तुरंत ही हम वहाँ पर पुलिस को भेज करके ऑफिसर्स के द्वारा तुरंत ही उसका समाधान दिलवाते हैं। सर, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पुलिस से अब आम जनता का सीधा संवाद होगा। ये भी दिक्कत हो सकती है कि कल को अगर कोई व्यक्ति अगर पुलिस से डायरेक्ट संपर्क करके किसी आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति को पकड़वा भी देता है, बाद में उसको ये डर सताएगा कि वो कहीं वैसे रिवेंज की भावना से, अगर सर इसकी भी कुछ कोई व्यवस्था। जो ये पहल है, मैंने बताया इसीलिए कि ये पहल इसलिए है क्योंकि पहले भी पुलिस से किसी व्यक्ति का डायरेक्ट संबंध हो जाता है। जैसे अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, किसी भी अधिकारी के पास आते हैं तो आप डायरेक्ट ही आते हैं, लेकिन उस आने में और इस आने में फ़र्क ये है कि अब आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर बिना आए भी। इसमें आपको एफआईआर रजिस्टर कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम खुद जा करके पता करके कि उस जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने बताया है वो व्यक्ति किस किस्म का है, क्या अपराध उसने किए हैं, अपराध सही है या गलत है, उसको देख करके हम उस पर निर्णय लेंगे कि किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, आने वाले समय में माघ मेला आने वाला है, सर क्या पुलिसिंग व्यवस्था होगी और अभी तक पुलिस का क्या रोड मैप है इस आगामी पर्वों को लेकर? माघ मेला और आगे की जो भी पर्व हैं उनको लेकर के सरकार की नीतियों के अनुरूप हम लोग लॉ एंड ऑर्डर और बंदोबस्त व्यवस्था करा रहे हैं। खास तौर से अभी जो माघ मेला को लेकर की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से आने वाले हैं या जो लोग यहाँ से हैं, खासतौर से जो कल्पवास करने वाले हैं, उन सबको सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के, साथ ही इस बदले हुए माहौल में जो कोविड को लेकर के गाइडलाइन आई हैं, उन कोविड की गाइडलाइंस को किस तरह से परिपालन किया जाए, इनको लेकर के बृहद व्यवस्था और तैयारी की जा रही है। हम सभी लोग, प्रशासन, पुलिस और सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लोग सभी लोग इस बात की कोशिश में हैं कि किस तरह से एक सुविधाजनक एक व्यवस्था बनाई जाए, साथ ही जो इस समय का जो सबसे बड़ी चुनौती कोविड की है उसका भी सामना किया जाए। तो देखा आपने, हमारे साथ स्वयं मौजूद थे प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस आगामी पर्वों को लेकर भी मुस्तैद है और आप जैसे कह सकते हैं द बूट्स आर ऑन द ग्राउंड, तो एकदम से चौक चबंद पूरी है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं वैभव कपूर, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। हरदोई में दलित नाबालिग लड़की से रेप, गांव के ही युवक ने नाबालिग से रेप किया। रात में सोते समय युवक ने वारदात को अंजाम दिया। लड़की के शोर मचाने पर मौके पर परिजन पहुंचे। परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने थाना टड़ियावा में
तहरीर दी है। रेप की पुष्टि होने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगभग करीब 11:30 बजे सूचना मिली। इंस्पेक्टर साहब ने बताया टणियावा में कि सर ये एक लड़की के साथ 376 का मामला संज्ञान में आया है। सूचना थाने पर आई है, उनके माता पिता तहरीर लेकर के आए हैं। मैं ऑफिस बैठा था, तुरंत बताया। हम कहा ठीक है, मैं मौके पे आ रहा हूँ। मैं 15-20 मिनट में आ गया। आकर के अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल ग्राम बुंदेला पुरवा मजरा अटवा की घटना है। ये बलराम सरोज की लड़की है मंजू, उम्र लगभग 16 साल। ये लड़की के साथ इन्हीं के गांव का ही लड़का जीचेंद्र उम्र 18 वर्ष ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। ये बात की पुष्टि मौके पर घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान हो चुकी है, जिसको आया और मैंने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके सीधे अपने रक्षा में रखते हुए लेकर के थाने पे आया। इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके मुनासिब वैधानिक कार्रवाई। और फिलहाल लेने इजाजत, नमस्कार।